चलिए स्टार्ट करें फिर। टॉपिक का नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंटीग्रल क्या होता है तो या इंटीग्रेशन जो भी लिखना है, इंटीग्रेशन बोलते हैं क्या, ये रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। तो इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। इसका नाम है एंटी डेरिवेटिव एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव। इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं। रिवर्स प्रोसेस से इसका मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स, अगर मान लो कि एक्स स्क्वायर का आप निकालते हो दैट इज इक्वल टू 2x, तो 2x की इंटीग्रेशन जो होगी वो हमारी एक्स स्क्वायर होगी और उसमें एक इंडेफिनिट सा कांस्टेंट ऐड करते हैं, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड सी लेमडा के, कुछ भी आप लिख लो। किसी कर्व की इक्वेशन में जब आप कोई कांस्टेंट ऐड करते हो तो इसका मतलब उसकी पूरी फैमिली को आप दिखा रहे हो। ये आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसकी फैमिली में इसी के पैरेलल आप स्लाइड करते चले जाओ, कितनी इक्वेशंस होंगी, इनफाइनाइट, और उन सब के किसी पॉइंट पे स्लोप जो है वो 2x ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम c ऐड कर देते हैं और प्रोसेस यही है कि भाई वॉइस नहीं आ रही, वॉइस आ रही है भाई हर्ष? आ रही है सर। नवनीत वहां पे दबाओ तुम अपना वो एक बारी और, वॉइस वाला जो है वो आपके एंड से दिक्कत है, एक बारी आप प्लेस कीजिए, आ जाएगा। आया नवनीत? हेलो हाँ हेलो आवाज आ रही है, आ रही है आवाज? हेलो हेलो। तुम्हारी तो आ रही है, मेरी आवाज आ रही है तुम्हारे पास? साउंड वाले पे दो बारी क्लिक करो। तो ये इंडेफिनिट होता है इसलिए हम यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करते हैं c। इसका मतलब ये फंक्शन, इसका डेरिवेटिव ये है, इसका मतलब ये वाला फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आराम से समझिए। क्या है, आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्टेंट है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, क्योंकि वो एंटी डेरिवेटिव की बात कर रहा है। अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो उस गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे बहुत सारे ऐसे फंक्शन मिलेंगे आपको, अंडर रूट साइन एक्स ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये सारे फंक्शन मिलेंगे जिनका एंटी डेरिवेटिव निकालना आसान, एंटी डेरिवेटिव हम निकाल ही नहीं सकते, आसान ही नहीं। अब यहाँ से ये प्रोसेस जो है वो इधर जा रहा है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव ये होना चाहिए। जैसे आप बोलते हो ना कि भाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये छोटे मोटे इंटीग्रेशन आपने पढ़ा हुआ है, तो आप बोलते हो कि x का इंटीग्रेशन जो होता है वो एक्स स्क्वायर बाई टू होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी हम इंडेफिनिट लिखते हैं। क्योंकि जब इस पार्ट को आप डिफ्रेंशिएट करोगे, चाहे ये एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस वन हो, एक्स स्क्वायर टू प्लस टू हो, एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस थ्री हो, इन सब का डेरिवेटिव जो है x होगा और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो आप उसका वो किसी का इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता। तो पहली बात कि इंडेफिनिट है इसलिए हमने ये c लगाया। दूसरी बात, इसका दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव है और तीसरा नाम इसका प्रिमिटिव है। कुछ भी लिखा हुआ है यही करना है आपको, कुछ छोटी छोटी बातें और समझ लेनी है कि भाई एक फंक्शन है
उसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो हमें एक नोटेशन चाहिए। इंटीग्रेट बेसिकली एरिया से रिलेटेड है, तो जैसे हम डिफरेंशिएशन के लिए नोटेशन यूज करते थे एफ डैश एक्स, इसके लिए नोटेशन यूज करेंगे कैपिटल एफ एक्स, बिकॉज इट इज इंडेफिनिट, सो वी आर एडिंग सी हियर। कि अगर आपने इंटीग्रेट किया तो इस तरीके से इसको लिखा करेंगे हम। सेकेंड वन, आपने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। हाँ मोहित बोलो। सर वो जैसे इसमें आपने एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा है, तो लेकिन एक बार आपने कहा था कि ये डी एक्स है ना, ये जरूरी नहीं है, तो मतलब इसका क्या रोल है वो? डी एक्स का क्या रोल है, यही ना? अच्छा, आप माइक में परमिशन देता हूँ कि आप जब भी आप लोग को जरूरत पड़े आप अपने एंड से अनम्यूट कर सकते हो। मेरी बात समझो क्या क्या है। ये इंटीग्रेशन का साइन है और यहाँ पे आप फंक्शन लिखते हो, और ये फंक्शन ऑफ एक्स है तो उसका ऑपरेटर डीएक्स होगा। इसका मतलब इसकी मीनिंग हुई कि इंटीग्रेट, अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है साइन एक्स, इसकी मीनिंग हो गई कि इसको अगर ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो इसकी मीनिंग हो गई कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये एक्स के रिस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो। तो इंटीग्रेशन का ये सिंबल हो गया। dx को हम ऑपरेटर बोलते हैं, ऑपरेटर ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, और बीच में जो लिखा होता है वो हमारा फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेंट। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेंट। ठीक, आप जिसको इंटीग्रेट कर रहे हो। अब फिर से मोहित अपना क्वेश्चन बताओ। सर मतलब अगर ये डी एक्स नहीं लिखा हो इसके बाहर, तो क्या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है? भाई आप ऐसे बोल रहे हो कि बिना ड्राइवर के गाड़ी चलाने की, वो चलेगा ही नहीं। अगर आप लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसे कि साइन एक्स, आप किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो? कॉमन सेंस यूज करके तो बोल सकते हो कि भाई एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एक्स अल्फा लिख दूं, अब वेरिएबल किसको लोगे आप, एक्स को कि अल्फा को? दोनों के बारे में कुछ भी आपको पता नहीं है। और अगर ये लिखा हो एक्स के रिस्पेक्ट में तो अल्फा हमारे लिए कांस्टेंट हो गया। बात समझ में आ रही है? तो जब तक ये नहीं लिखा है इसकी कोई मीनिंग नहीं है कि आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस का ऑपरेटर क्या होता था, डी बाई डी एक्स, ये नोटेशन थी उसके ऑपरेटर की। तो इंटीग्रेशन की क्या होगी, डी एक्स टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी टी, है ना? ये दिखा रहा है कि साइन को आपने उसके एंगल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, डाउट क्लियर? यस सर। ठीक, कभी भी ऐसे नहीं लिखना। एक चीज का ख्याल रखना कि इंटीग्रेशन लिख लिया आपने, पहले dx लिख दिया फिर बाद में sin x लिख दिया, नहीं, रॉन्ग है। इंटीग्रेशन साइन और ऑपरेटर के बीच में ही फंक्शन आएगा, ये लिखने का तरीका है। आप बाद में नहीं लिख सकते, आप इसको ऐसे मान के चलो कि भाई dx जो है कोई मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, वो गड़बड़ वाली कहानी है, वैसा कुछ नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे जो आपको समझाने जा रहा हूँ कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स आपने किया और उसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब ये देखिए, पहले आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और फिर इंटीग्रेट कर दिया, तो रिवर्स ऑर्डर है। तो जो आएगा वो fx नहीं आएगा, वो क्या आएगा, fx प्लस सी आएगा। डिफरेंशिएट किया और फिर इंटीग्रेट किया तो fx प्लस सी आएगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा आ जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx और फिर जो फंक्शन आ रहा है उसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हो, इस केस में आप लिख के आओगे दैट इज इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पे सी यूज नहीं होगा
क्योंकि जैसे डिफरेंशिएट करोगे ये जो भी इसकी इंटीग्रेशन आएगी उसमें जो कांस्टेंट होगा उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसलिए उसको आप fx लिखोगे। ठीक है जी, ये एक बात क्लियर। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और समझनी है, अगर ये इंटीग्रेशन आप लोगों को पता हो तो बताना, आप नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम डिफरेंशिएशन से समझ लेंगे इसको। मैं लिखता हूँ कि अगर इंटीग्रेट करें हम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को, तो मैं इसकी इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी, या c1 मान लेता हूँ मैं। और सेम इंटीग्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया और ये साइन 2x में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने इसकी इंटीग्रेशन की तो मेरे पास आया 1/4 माइनस ऑफ कॉस 2x प्लस c2। ये कैसे है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का अगर डेरिवेटिव आप निकालें तो क्या आएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और cos 2x का अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन निकाल लें तो वो आएगा -2 sin 2x, तो 2 पहले कैंसिल हो गया, फिर बचा sin 2x अपॉन 2, फिर से वो 2 कैंसिल हो गया, तो sin x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। लेकिन ये दोनों रिजल्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे और आपने मेथड चेंज किया तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका डेरिवेटिव जो है वो सेम रहेगा। एक तो चेक करने का तरीका ये है। दूसरा चेक करने का तरीका है कि दो डिफरेंट अगर रिजल्ट आपके पास आते हैं तो उनका डिफरेंस हमेशा एक कांस्टेंट होगा। बोलो ये क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये आ गया 1/4, ये आ गया cos 2x और ये -c2। आप चाहे तो इसको चेंज करें या उसको चेंज कर ले, मर्जी आपकी है। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ये c1 रहने देता हूँ, ये 1/4 cos स्क्वायर 2x को मैं लिख लेता हूँ 1 - 2 sin स्क्वायर x प्लस c2। अब यहाँ से आप देख रहे हो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपके पास, c1 प्लस 1/4 माइनस c2, ये कांस्टेंट बचता है। तो जब कभी भी दिक्कत हो कि आपका आंसर ठीक है उसका आंसर ठीक है, तो एक प्रोसेस तो ये हो गया कि आप डिफरेंशिएट करो और दोनों को चेक कर लो, या फिर आप अपना रिजल्ट और जो बुक का रिजल्ट है या जहाँ भी कोई रिजल्ट गिवन है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। अगर कांस्टेंट आता है तो इसका मतलब दोनों ही इंटीग्रेशन जो है वो ठीक है। तो इसको मैं ऐसे अरेंज करके लिख देता हूँ कि अगर fx का इंटीग्रेशन fx प्लस c1 आ रहा है and integration of fx is also equal to gx plus c2 आ रहा है, कोई दूसरा फंक्शन आ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा कैपिटल fx प्लस c1 माइनस gx प्लस c2 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा। तो रिजल्ट चेंज होने पे आपको परेशान होने की कोई 1% जरूरत नहीं है, क्योंकि मेथड चेंज रिजल्ट चेंज, लेकिन उनका डिफरेंस जो है वो हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। ये चीज आ गई। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर कोई फंक्शन है हमारे पास और उसका डिफरेंस जो है उसके इंटीग्रेशन का कि fx dx इज इक्वल टू fx प्लस c1,
and it is also equal to gx plus c2, but fx माइनस gx अगर हमारा कांस्टेंट नहीं आ रहा है, then fx is piecewise function. fx जो होगा वो हमारा piecewise function हो जाएगा. इस फंडे को भी याद रखना है कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो, बोले तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, वहां से आपको ये चीज नजर आ जाएगी. fx मैंने ले लिया माइनस एक्स प्लस 5 when x is less than 0, and x square by 2 minus 10x when x is greater than 0. इसके दो इंटीग्रेशन हमने कर लिए, एक लिखा हमने fx और वो हमने कर लिया that is minus x square by 2 plus 5x when x is less than 0, and it is equal to x square by 2 minus 10x, ये x minus 10 ले लो, ये ले लो x minus 10. अब यहाँ x square by 2 minus 10x when x is greater than 0, इसका एक और इंटीग्रेशन हमने gx ले लिया, उसको हमने लिखा कि माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x प्लस 5 when x is less than 0, and x square by 2 minus 10x प्लस माइनस 5 when x is less than 0. अब देखिए fx प्लस gx जब आप निकालेंगे एट -1, f माइनस जी एट -1 आप निकालें तो क्या आएगा, नेगेटिव है, इसका भी नेगेटिव होगा, तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू -5. और एफ जी प्लस 1 अगर लें तो उस टाइम अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये +5 आएगा. तो ये कांस्टेंट नहीं आ रहा है, ये अलग अलग कांस्टेंट आ रहे हैं, इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है वो आपका पीसवाइज फंक्शन है. क्लियर हो गई ये बात? कोई दिक्कत किसी को भी? बताओ हर्ष. नो सर. ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना, ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है. Yes, sir. और हाँ, म्यूट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है. ये सब चीजें जो है वो बाद में काम आएंगी आपके, अभी फंडामेंटल में कुछ भी नहीं आएंगी. चलिए तो आगे इससे बढ़ते हैं. अब अगला हमारे पास क्या है कि हमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखने हैं. कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें याद रखने हैं जो डायरेक्टली अभी यूज होगा, और इंटीग्रेशन में जो आपको पता है उसी की इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हो, जो नहीं पता उसके इंटीग्रेशन आप नहीं निकाल सकते. जैसे x रेज टू द पावर n dx, इसके इंटीग्रेशन क्या, x रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 एंड प्लस c, बट n इज नॉट इक्वल टू -1. आप बोलो ये रिजल्ट आया कहाँ से, हमें क्या पता. तो सीधा सा फंडा इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि ये रिवर्स प्रोसेस है. आप जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाना चाहिए, वो आ रहा है, इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हो. और इसको फार्मूले में आपने कन्वर्ट कर दिया कि अब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इसकी पूरी फैमिली जितनी भी है उन सब का इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली निकाल पाओगे. अब इसमें दूसरी कहानी आई है कि भाई जब ये अगर 1 हो गया तो कौन सा आफत आ जाएगा, अगर 1 हुआ तो ये 1/x हो जाएगा, 1/x dx, और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी हमारे पास क्या, log of x विद बेस e, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x विद बेस e प्लस c होगा. थर्ड पे आ जाते हैं, e रेज टू द पावर x, तो भाई e रेज टू द पावर x की इंटीग्रेशन सेम रहेगी कि उसका डेरिवेटिव भी सेम रहता है, बस इंडेफिनिट एक जो कांस्टेंट है वो हमने ऐड कर दिया.
आपसे पूछा जाए a रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन बताओ, तो a रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा a रेज टू द पावर x अपॉन log a विद बेस c, क्योंकि आप जब डेराइव करोगे डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर एक कांस्टेंट टर्म आएगी log a विद बेस c, इसलिए वो वहां पे हमने लिख दिया। द फिफ्थ वन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स के इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन हो जाती है हमारी माइनस कॉस एक्स प्लस सी। The next one, the sixth one, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, cos x की इंटीग्रेशन, तो ये हमारे पास आ गई दैट इज साइन एक्स प्लस सी, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन साइन x होगा। द सेवेंथ वन, इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x, secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन दैट इज tan x प्लस सी, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कॉट x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ secant x into tan x, इसके इंटीग्रेशन दैट इज secant x plus c, and integration of cosecant x into cot x dx, that is minus cosecant x plus c। अब दो बातें देखने वाली हैं यहाँ पे, साइन और कोसाइन, साइन और कॉस, सिर्फ इन्हीं दोनों का इंटीग्रेशन पता है, इसका मतलब tan, cot, secant, cosecant, इनका अभी इंटीग्रेशन आपको नहीं पता। दूसरी बात, जिसका भी रिजल्ट c से स्टार्ट होगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। देखो माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉट एक्स, माइनस कोसिकेंट एक्स, तो c से अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो नेगेटिव साइन के साथ ही आएगा। तो एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया हमारा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, लॉग के इंटीग्रेशन अभी हमें नहीं पता, साइन और कॉस की पता है, बाकी चार ट्रिगो फंक्शंस की इंटीग्रेशन नहीं पता। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब अगला इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, 11th, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसके इंटीग्रेशन दैट इज साइन इनवर्स x प्लस सी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये होता है। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसके इंटीग्रेशन दैट इज कॉस इनवर्स x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये हमारे पास आ गया दैट इज tan इनवर्स x प्लस सी। द फोर्थ वन, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, दैट इज इक्वल टू cot इनवर्स x प्लस सी, या माइनस साइन इधर लगा दें तो आपको पता है अगर उसकी टर्म में लिखेंगे तो वो आ जाएगा, या ऐसे भी समझ सकते हो tan इनवर्स x है तो इसको पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स x लिख सकते हैं, वो कांस्टेंट जो है c में ऐड होकर c बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन मॉड x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये आ गया आपके पास सीकेंट इनवर्स x प्लस सी, और इसी का नेगेटिव हो जाए इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन मॉड x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, दैट इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x प्लस सी। एंड द लास्ट, अभी की लिस्ट का लास्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ dx लिखा आपने, यहाँ 1 है तो इसके इंटीग्रेशन x प्लस सी हो गई।
अब इस रिजल्ट को यूज करना है और उस रिजल्ट को यूज करने के लिए हमें थोड़े से अलजेब्रा की जानकारी होनी चाहिए, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहला कौन सा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स, कुछ भी हो, 2 3 4 5 10 कोई भी फंक्शन हो, जैसा हमारा डेरिवेटिव में होता था कि दोनों को अलग अलग डेरिवेट करो आप और ऐड कर दो, या माइनस है तो माइनस साइन यूज कर लो। The second one is scalar multiplication, that is kfx। ये हमारे पास कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन अभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ना तो कोई प्रोडक्ट रूल ना डिवीजन रूल, इस टाइप की कोई चीज जो है वो हमारे पास है नहीं। अब देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, अभी साइन 2x नहीं निकाल सकते, साइन x/2 नहीं निकाल सकते, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट के आसपास हमें जो है घूमते रहना है और वहां से हमें सारे रिजल्ट निकालने हैं, जितने भी क्वेश्चन होंगे इस पे बेस्ड वो करने हैं। तो देखिए पहला स्टार्ट होता है हमारा कि भाई ऐसे आपके पास आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ 2 raised to the power x plus 5 raised to the power x डिवाइडेड बाई 3 raised to the power x। आपसे बोले इंटीग्रेट करो, आपने बोला कोई डिवीजन रूल तो आपने सिखाया नहीं है, बिल्कुल नहीं सिखाया भाई। हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इधर भी इनको डिवाइड कर देते हैं। अब इसको फाइनली ये लिख लेते हैं कि दैट इज 2/3 रेज टू द पावर x, और इसको लिख लेते हैं 5/3 रेज टू द पावर x। फिर से हम इसका अलजेब्रा यूज कर लेते हैं, अभी तो यूज कर रहे हैं, बाद में डायरेक्टली लिखा करेंगे। 2/3 रेज टू द पावर x dx, बीच का साइन प्लस है, 5/3 रेज टू द पावर x dx। आप बोलो a रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन हमें पता है तो हम इसका भी निकाल सकते हैं, तो हमने लिख दिया 2/3 रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाई log ऑफ 2/3 विद बेस c प्लस 5/3 रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाई log ऑफ 5/3 विद बेस e, और एक कांस्टेंट ऐड करना है, कांस्टेंट हमने c ऐड कर दिया। ठीक है जी, आगे बढ़े। ऐसा आ जाए कुछ कि भाई इंटीग्रेट करो x रेज टू द पावर 5 प्लस रूट x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x। आपने बोला डिवीजन रूल होता नहीं, तो एक्सप्रेशन को हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए। हमने x से डिवाइड कर दिया, ये रूट x था, 1/√x हो जाएगा, तो x रेज टू द पावर -½ लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा x और यहाँ क्या आ जाएगा, दैट इज 1/x dx। अब ये चारों अलग अलग इंटीग्रेट होंगे। x रेज टू द पावर 4 का हमने इंटीग्रेशन लिखा, दैट इज x रेज टू द पावर 5/5। x रेज टू द पावर -½ को हमने क्या लिख लिया, x रेज टू द पावर -½ प्लस 1 डिवाइडेड बाई -½ प्लस 1। x का क्या हो जाएगा, x की पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1। फर्स्ट वाले में भी वही हुआ है, 4 + 1 डिवाइडेड बाई 4 + 1, और 1/x है तो उसका क्या होगा, log x होगा विद बेस c एंड प्लस c। आगे एक स्टेप और लिख लें आप, x रेज टू द पावर 5/5, ये हाफ -1 2 हो गया, तो ये 2√x प्लस x²/2 प्लस log x विद बेस c एंड प्लस c। ठीक है, अभी सिर्फ स्टैंडर्ड रिजल्ट के आसपास हम घूम रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे को आ गया कि भाई आप इंटीग्रेट कर
दो tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। बोले सर स्क्वायर की फॉर्म में तो सिर्फ सेकेंड स्क्वायर एक्स और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स ही हमें आता है। बिल्कुल सही, तो आप उसको उसमें चेंज कर दो। आपने इसको लिख दिया सेकेंड स्क्वायर एक्स -1 और इसको लिख दिया आपने कोसेकेंट स्क्वायर एक्स -1, ये डी एक्स। फाइनली ये इंटीग्रेशन क्या हो गई, दैट इज सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स -2। अब इंटीग्रेट कर रहे हो आप सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, दैट इज tan x, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, 2 का इंटीग्रेशन 2x एंड प्लस सी इज द आंसर। आपके पास ऐसा कुछ आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बोले इंटीग्रेट करो इसको। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कैसे इंटीग्रेट करें, कुछ होगा ही नहीं, ऊपर लेके चले गए तो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो हमने एक छोटा सा काम किया, 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमने सेपरेट किया, देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, ये सेकेंड स्क्वायर एक्स, और इधर से क्या आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स और ये dx। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स एंड प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ x raised to the power 4 प्लस 1 या -1 ही ले लेते हैं अभी, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो पूरी इंटीग्रेशन में एक चीज, एक बात याद रखनी है, नोट कर लेना है इसको पूरे इंटीग्रेशन के लिए, कि अगर कोई इंटीग्रेशन हो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में, where px and qx are polynomial, एक बात आपको याद रखनी है कि डिग्री ऑफ px is always less than डिग्री ऑफ qx। इससे लेस होनी चाहिए, अगर लेस नहीं है तो आप डिवाइड करके पहले लेस करो फिर इंटीग्रेशन के बारे में सोचो। यहाँ पे भी वैसी ही सिचुएशन है, ऊपर की डिग्री 4 है नीचे की डिग्री 2 है, तो आप डिवाइड कर रहे हो, और यहाँ पे आपकी किस्मत की बात है कि भाई डिवीजन में ये फैक्टराइज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, है तो ये डिवीजन ही, तो आपने डिवाइड किया, ये दोनों कैंसिल आउट हुए। अब इसको इंटीग्रेट करना है, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x³/3 और 1 की इंटीग्रेशन आपके पास x प्लस सी इज द आंसर। अच्छा, ये होता अगर x4 + 1 डिवाइडेड बाई x² + 1, तो कहानी क्या होती, अब बोलते हम डिवाइड करते हैं, क्या ऊपर की डिग्री बड़ी है नीचे की छोटी है, तो डिवाइड करने के 2 तरीके, आप बोलो सर ऐसे लिख लो ज़्यादा बेहतर रहेगा, x4 - 1 + 2 डिवाइडेड बाई x² + 1। अब डिवाइड कर दो, ये आपका आ गया कोशेंट x² - 1, रिमाइंडर आएगा 2/1 + x²। अब हमें इंटीग्रेट करना है, तो x² का इंटीग्रेशन x³/3, x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x
और इसका इंटीग्रेशन आ गया आपके पास ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x एंड प्लस c इज द आंसर। तो सब स्टैंडर्ड रिजल्ट के आसपास समझा रहे हैं। मैंने आपको दे दिया कि भाई आप इंटीग्रेट करो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। अब बोलो हमें आता ही नहीं है, हमें तो सिर्फ x रेज टू द पावर n का पता है। तो आप क्या करोगे, इसको ओपन कर लोगे 4x स्क्वायर 3 2 जा 6 2 जा 12x प्लस 9 dx। इतना आ गया, दैट इज 4x क्यूब अपॉन 3 प्लस 12x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9x एंड प्लस c। तो आप उसको उस तरीके से कन्वर्ट करोगे और कन्वर्ट करने के बाद ये निकालोगे। तो आपको एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है वो सारी इस पर कंप्लीट कर लेनी है। हम अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, कि भाई कितने तरह के मेथड होंगे, या एक दो क्वेश्चन में दे दूं क्या तुम लोग को, एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लो जरा। एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं। इंटीग्रेशन ऑफ, लिखिए जरा एक, इंटीग्रेट नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 6x रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 3x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर इंटू रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। फटाफट फाइंड कीजिए क्या होगी इसकी वैल्यू। सॉल्व कर लिया? शुभम, दिवाकर, विनीत, सिद्धार्थ, क्या आया रिजल्ट बेटा? बड़ा है थोड़ा। बड़ा तो आएगा, बता क्या आएगा, इतना भी बड़ा तो नहीं है। 6x की पावर हाफ माइनस 2 लोग 2 विद बेस c माइनस 1 बाई 3x की पावर माइनस 1 प्लस 2x की पावर 5 बाई 2 डिवाइड बाई 5। अच्छा हर्ष, 6x की पावर 1/2 माइनस 6 log x माइनस 3/x प्लस 1/√x। लॉग तो आना ही नहीं है, कहीं आएगा लॉग? हाँ आएगा लॉग, ठीक है। 6/3 तो 2 log x आएगा, ठीक है। एक रूट एक्स चला जाएगा, उधर चला जाएगा, बिल्कुल ठीक है, सिंपल सा था। चलिए, तो मेन तो है कि भाई आप क्वेश्चन करोगे, असाइनमेंट में मैं भेज ही दूंगा एनसीईआरटी की, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज जरूर कर लेना। अब आ जाते हैं हम, क्या जो मेन चीज है कि भाई कितने तरह के मेथड होंगे। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, यही मेथड यूज होना है आपका। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड,
सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसको हम बोलते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ वेरिएबल। दूसरा है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। And the fourth one is Euler substitution. And the fifth one is reduction method. ये तीन जो है वो आपके सीबीएसई सिलेबस में है, ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको फिर भी पढ़ाया जाएगा कि यूलर सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है और रिडक्शन मेथड क्या है। इंडेफिनिट का रूल ये है कि मेन रूल तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेट इंटीग्रेशन का होता है, लेकिन बिना इंडेफिनिट के आप डेफिनेट पे जा नहीं सकते। तो कुल मिला जुला के यहाँ पे जितने भी चीज़ें सीखेंगे डेफिनेट में जब जाओगे तो कुछ एडिशनल फीचर और मिल जाएंगे आपको, जो उसके साथ ऐड हो जाएगा, जो इंडेफिनिट की भी हेल्प करेगा कि भाई इंडेफिनिट वाला जो पार्ट है वो आपको डेफिनेट में हेल्प करेगा, और डेफिनेट की कुछ अपनी पावर्स होंगी वो उसके साथ ऐड हो जाएंगे। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक और मेथड आएगा, जिस मेथड क्या उसको इसी का पार्ट बोलते हैं, दैट इज सम स्पेशल इंटीग्रल, जो इसी के पार्ट है। वो सब्स्टिट्यूशन ही है, सब्स्टिट्यूट करके कुछ पार्टिकुलर खास टाइप के कुछ अलजेब्रिक फंक्शंस के हमने रिजल्ट निकाले और उस रिजल्ट को हमने रट्टा मार लिया, उसका नाम दे दिया सम स्पेशल इंटीग्रल। वो है सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट। और इसमें सबसे खतरनाक आप जितने भी क्वेश्चन करोगे इंटीग्रेशन के, उसमें अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आने वाली है। यहीं पे आके आप फंसोगे। बाकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स हैं, जिनको आपको वैसे ही फॉलो करना और आपका काम हो जाता है। रिडक्शन में रिपीटिशन है, जैसे हायर डेरिवेटिव करते थे, यहाँ पे रिड्यूस करते हैं धीरे 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 किसी हाईएस्ट पावर को एक सर्टेन रूल की तरह, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन मेथड। और आयलर में आयलर सब्स्टिट्यूशंस, आयलर जो है वो आयोटा वाले सब्स्टिट्यूशंस करके और फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हमारे 5 हैं। तो पहला मेजर टाइम हमारा निकलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, और वहाँ से जो है हमें कुछ रिजल्ट करने हैं। अब देखिए उसका सबसे पहला पार्ट है जो स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारी सब्स्टिट्यूशन सीखनी है। यहाँ बिल्कुल वैसी ही कहानी है कि ऐसा दिखे तो ऐसा करना है, ऐसा दिखे तो ऐसा करना है। कोई फंक्शन एफ है, उसका कॉम्बिनेशन हो गया, उसका कॉम्बिनेशन हो गया किसके साथ, लीनियर फंक्शन के साथ। कोई गिवन फंक्शन है, उसका कॉम्बिनेशन आपने किसके साथ किया, कंपोजिशन हुआ उसके एक लीनियर फंक्शन के साथ, और अब उसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो उसने बोला कि आप बहुत आसानी से इंटीग्रेट करो, 1/a जो उसकी इंटीग्रेशन होती है वो लिख दो, और dx आपने ऐसे लिख दिया, तो प्लस c आ गया। बोले क्या मतलब है इसका, ये समझ में नहीं आई बात। तो देखिए क्या है, आपके पास आया जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था कि 2x + 3 का होल क्यूब, इसकी इंटीग्रेशन आपको निकालनी है। आप बोलो हमें तो सिर्फ x⁻n का इंटीग्रेशन आता है, किसी लीनियर फंक्शन की पावर कुछ हो तो उसका इंटीग्रेशन तो हमें पता ही नहीं, ना ही हम निकाल सकते हैं। तो करे क्या, तो आपके पास ये मेथड जो है ये आया कहाँ से है, तो ये आया है कि आपने उसको चेंज ऑफ वेरिएबल किया, ax + b को कन्वर्ट कर लिया किसमें, t में। तो पहले तो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, बाद में इसका रिजल्ट जो है वो डायरेक्टली यूज करते रहेंगे। आपने बोला कि अगर ये x की पावर 3 होता है या t की पावर 3 होता, फिर तो ये इंटीग्रेशन निकालनी आसान थी हमारे लिए, तो आप उसको t बना लो। तो आपने क्या किया, पुट t = 2x + 3। अब यहाँ पे आ गया t क्यूब,
लेकिन आप बोलो ये टी क्यूब है, ऑपरेटर हमारा dx है, हमें तो dt चाहिए। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dt बाई dx, ये हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, dt अपॉन 2 इज इक्वल टू dx। तो dx की वैल्यू हमने पुट कर दी, दैट इज dt अपॉन 2 है, तो हाफ बाहर आ गया। अब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो ये आ गया हाफ t रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। तो फाइनली इसकी इंटीग्रेशन आपने लिखी t की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस c, और t की वैल्यू वापस यहाँ पे पुट कर दी, दैट इज 2x प्लस 3 रेज टू द पावर 4 अपॉन 8 प्लस c। ये तो सब्स्टिट्यूशन से हो गया। अब आप बोलो ये फॉर्मूला डायरेक्टली कैसे अप्लाई होगा, मुझे ये लीनियर दिखा। ये बेसिकली किसका कॉम्बिनेशन, अगर ध्यान से देखें तो fx एक फंक्शन है x², gx एक फंक्शन है 2x प्लस 3, fx का कॉम्बिनेशन gx के साथ हो गया है, तो ये f ऑफ gx है। अब मेरी बात समझ में आ रही होगी, तो उसका कॉम्बिनेशन किसी लीनियर फंक्शन के साथ हो गया। उसकी क्या मीनिंग है, वो कहता है कि जब इसको इंटीग्रेट करना है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देखो इसकी इंटीग्रेशन ऐसे करोगे, आप उसके इंटीग्रेशन ऐसे करो। आपने फंक्शन देखा लीनियर होना चाहिए, लीनियर है तो उसकी इंटीग्रेशन अब आसान होगी आपके लिए। आपने सिंपल सा बोला कि जैसे ये था हमारे पास 2x प्लस 3 होल क्यूब, ये लीनियर है तो इसको हम ट्रीट कर लेते हैं x की तरह। वो सीधा कहता है कि आप एक काम करो, x रेज टू द पावर n हो गया, एक फंक्शन रेज टू द पावर 2 प्लस 1, सॉरी 3 था ना, 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, और x का जो कोफिशिएंट है उससे आप इसको डिवाइड कर दोगे तो ये 2 आ गया। तो फाइनली ये आ गया आपके पास 2x प्लस 3 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, 4 इंटू 2 दैट इज 8 एन प्लस सी। तो यहाँ से क्या होगा, डायरेक्टली हम निकल गया, ये थोड़ा सी इंक बचा लिया, थोड़ा टाइम सेव कर लिया हमने, और इससे ये सारी चीज़ें निकल गई। बोले आप ये तो आसान हो गया अब हमारे लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर 3x प्लस 7 क्या होगा, कौन बताएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 7, e रेज टू द पावर 3x प्लस 7, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी अरुण। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर 3x प्लस 7, मोहित। 1/3 e raised to the power 3x plus 7 ठीक है, शुभम plus 6। प्लस सी, सी लिखना। हाँ यस ठीक है ना, यस लीनियर सर। है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप पकड़ लो उसको कि भाई 3x प्लस 7 को हम t में कन्वर्ट कर लेंगे, ऑपरेटर चेंज करेंगे, उससे सॉल्व कर लेंगे, या डायरेक्टली हम लिख लेंगे। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया कि भाई ये तो लीनियर ही है ना, x की जगह 3x प्लस 7 हो गया, तो चलो कोई बात नहीं, e रेज टू द पावर 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। अब थोड़ी सी जिंदगी आसान हो गई। मैं आपसे पूछूं कि अच्छा ये बताओ साइन 2x प्लस 5 dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। तो आप बोलो साइन का कॉस होता है, माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस ले, तो आप माइनस कॉस 2x प्लस 5 और x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, गेम खत्म। आपसे ये पूछा जाए कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x माइनस 3 क्या होगा, आप बोलो x की जगह 4x माइनस 3 है, लीनियर ही तो है, या तो इसको t पुट कर लें या सीधा लिख लें हम log ऑफ 4x माइनस 3 और x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, दैट इज 1/4 प्लस सी। आपसे ये पूछ ले कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। आप बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की तरह ही तो दिख रहा है, तो भाई उसका होता था tan इनवर्स x, तो इसका भी हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 2। x का कोफिशिएंट 1 है तो किसी से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा कुछ आ जाए 1/, जैसे ये लिखा होता 4 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोले इसमें क्या करते हैं, तो अभी तो ये रहने दो, इधर लिख लेते हैं, ये 2x प्लस 1, यहाँ 1 ही रहने दो अभी। ये आ गया आपका 1 प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर।
तो आप बोलो बिल्कुल वही तो है, लीनियर ही तो है। हमने क्या किया, लिखा है इसको tan इनवर्स 2x + 1 और x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दी थी, दैट इज 1/2 + c। ठीक है, ऐसे ही आपके पास ये आ जाता, ये आ जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे लिख लेते हैं, x³ + 3x + 5 डिवाइडेड बाई x - 1 dx। बोले इंटीग्रेट करो। आपने बोला सर पॉलिनोमियल फंक्शन है, अभी अभी आपने सिखाया था कि ऊपर की डिग्री छोटी होनी चाहिए, नीचे की डिग्री बड़ी होनी चाहिए। यहाँ उल्टा है तो सबसे पहले हम डिवाइड कर लेंगे। तो x³ + 3x + 5, इसको हमने डिवाइड कर दिया x - 1 से। तो ये x², दिस इज x³ - x², ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, ये आ गया फिर x² + 3x + 5, फिर हमने +x ले लिया, ये आ गया x² - x, यहाँ पे ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया हमारे पास 4x + 5, फिर हमने यहाँ +4 ले लिया, तो ये आ गया 4x - 4, और फाइनली ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9। ये क्या आ गई वैल्यू, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ऐसे लिख लेंगे इसको, x² + x + 4 क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये एक चीज आ गई आपके पास, x³/3 + x²/2 + 4x, और फिर से ये लीनियर ही तो है, तो आप इसको लिख सकते हो 9 टाइम्स ऑफ log ऑफ x - 1 and + c इज द आंसर। तो ये सारी बातें समझ में आ गई। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, मैं भी आपको 15-20 क्वेश्चन भेज देता हूँ अच्छे वाले, लेकिन NCERT की फर्स्ट एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल, जो भी एक्सरसाइज होगी 7.1 या जो भी है वो विद एग्जाम्पल, ये कल कंप्लीट कर लीजिए। और मैं सबको परमिशन देता हूँ, सब लोग एग्री करें तो फिर मैं उनको फ़ोन करके बोल देता हूँ कि टाइम चेंज करके यही रख दें। किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस टाइम से तो वो बता दो, सबको परमिशन है, वो अपना माइक अनम्यूट करके बता सकता है मुझे। और सारे एग्री हैं फिर तो कोई बोलेगा ही नहीं। टाइमिंग यही चेंज कर दें 4 to, आगे जहाँ भी खिंच जाए 5-5:30 जो भी चलेगा। यस सर। और बताओ भाई, हर्ष वो तो तैयार ही था पहले ही, मोहित हो ही गया, नवनीत, मॉर्निंग वाले में क्या Yes, sir. प्रॉब्लम होगी? हाँ मॉर्निंग कर वाला दो सर किसने ये। बोला, नवनीत, यस सर, कर दो यही। ठीक है। प्रवेश एग्री, शांतनु, शांतनु ठीक है, ये शुभम, ठीक है सिद्धार्थ, ठीक है सर। विनीत, विनीत, दिवाकर, ठीक है सर। तो मैं शैलेंद्र सर को बोल देता हूँ कि मैसेज डालेंगे तो 4 बजे का डालेंगे, ठीक है, डन। तो कल 4 बजे मिलते हैं, टाइम भी आपको मिल जाएगा, आप सारा ये कंप्लीट करके वो रखो, और असाइनमेंट अभी तुरंत भेज रहा हूँ अच्छे क्वेश्चनों का, ज़्यादा नहीं है, 20-22 क्वेश्चन है, उनको आप कंप्लीट कर लोगे। कल मिलते हैं, डाउट डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ओके।